देखिए, आज का अपना टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के लिए फोटो शब्द यूज किया जाता है। कौन सा शब्द यूज किया जाता है? फोटो शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में। प्रकाश की तीव्रता मापने वाला उपकरण फोटोमीटर है। प्रकाश की तीव्रता, नहीं कि प्रकाश की गति। क्या मापने के लिए? कि प्रकाश कितना तीव्र है उसको मापने का जो उपकरण है उसका नाम क्या है? फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता जो मापी जाती है उसका मात्रक है कैंडेला। प्रकाश की तीव्रता किसमें मापी जाती है? वेग किसमें मापा जाता है प्रकाश का? वेग या चाल मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। प्रकाश ऊर्जा का ही क्या है? एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से परावर्तित होकर, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर आंख की रेटिना तक पहुंचता है। अपनी आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है वस्तु का? रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? आंख का एक भाग है जिसका नाम रेटिना है, वहां पर प्रकाश का, नहीं सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। ये आ गया हालांकि। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान होता है। हालांकि अपन नेत्र की संरचना पढ़ेंगे उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये अपन ने कल भी देखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जिसमें किरणें वास्तव में मिलती है, वो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब जिसमें किरणें वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है? किरणों को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाएं तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये होता है कि ये पीछे जाकर के मुड़ जाएगी, मिल जाएगी। तो ऐसे प्रतिबिंब को अपन क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। और उल्टे और सीधे कैसे होते हैं? जब अपन किरण आरेख पढ़ेंगे प्रत्येक प्रतिबिंब का, दर्पण या फिर लेंस का, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश, यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सभी जानते हैं बाहर जो प्रकाश दिख रहा है उसमें कितने रंग हैं? 7 रंग है। अब 7 रंग है इसका पता अपन प्रिज्म में से प्रकाश को गुजार गुजार करके अपन पता लगा सकते हैं कि प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। या फिर जो इंद्रधनुष बनता है उसमें भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में एक प्रिज्म होता है जिसके तीनों ही पृष्ठ इस भांति होते हैं। आपने देखा होगा प्रिज्म कांच का बना रहता है। किसका बना रहता है? ग्लास का बना रहता है। और उसके ऊपर आप अगर प्रकाश की किरण यदि डालते हैं तो आगे आपको जो प्रकाश के 7 रंग दिखाई देंगे। आप लोग ये प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर प्रिज्म है तो उसमें आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे सूर्य का प्रकाश, या तो आप मोबाइल की टॉर्च से भी कर सकते हैं, है ना। मोबाइल की टॉर्च को एक स्प्लिट बना देना, यानी एक छिद्र बना देना है किसी गत्ते के ऊपर। फिर उस गत्ते, यानी कि एक स्ट्रेट लाइट प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? सीधी सीधा प्रकाश, एक एक रेखा में प्रकाश प्राप्त करने के लिए कोई गत्ता है उसके अपन छेद कर देंगे बिल्कुल बारीक, ताकि अपना एक प्रकाश पुंज अपने को प्राप्त हो जाए। वो प्रकाश की किरण जब अपन उस प्रिज्म के ऊपर डालेंगे और फिर उस प्रिज्म के आगे आप लोग एक गत्ता लगा करके उसके ऊपर व्हाइट कागज लगा दीजिए। फिर आप लोग ये देखेंगे कि प्रिज्म में से वो प्रकाश की किरण गुजरने के बाद यहाँ पर 7 रंग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? 7 रंग। आप लोग ये घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिज्म है तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि वो एक जो आपको श्वेत प्रकाश दिख रहा था वो कितने भागों में बटा हुआ है? 7 रंगों में। हालांकि आपको क्लियर ये पता नहीं चलेगा कि भाई सातों रंग कहाँ कहाँ है, लेकिन आप लोगों को ये लगेगा कि ये इंद्रधनुष के रंगों में से है ना। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है श्वेत प्रकाश, जिसमें विबग्योर शॉर्ट, अपन क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? क्या बोलते हैं? VIBGYOR, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
बेजानी है पीना ला विबग्योर, है ना। अब आप लोग देखिए, ये है लेमडा, इसको क्या बोलते हैं, लेमडा, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तरंग तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है लेमडा। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी जैसे प्रकाश की किरण है, क्रमानुसार शीर्ष बनते हैं और बनते हैं आपके गर्त। क्या बनते हैं, शीर्ष और गर्त। ये जैसे ऊपर वाले जो बन रहे हैं वो क्या है, शीर्ष है, और नीचे बन रहे हैं वो क्या है, गर्त है। तो क्रमानुसार जो शीर्ष से शीर्ष को मिलाने की ये जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, आपकी लेमड़ा, तरंग दैर्ध्य। ये जो दूरी है वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य, या फिर लेमड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। अब क्रमागत होना चाहिए। अब ये यहां से यहां तक भी हो सकती है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, लेमड़ा। ये भी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यानी क्रमागत श्रृंग या शीर्ष या फिर क्रमागत जो गर्त है उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो अगर अपन ये प्रकाश के 7 रंग है, इनका क्रम इस प्रकार है, इनमें जो तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई है वो बैंगनी रंग से लाल रंग तक जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। यानी ये प्रश्न बनता है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, बैंगनी की, और सबसे ज्यादा किसकी है, लाल रंग की। किसकी है। अब माध्यम में वेग, माध्यम में क्या है, वेग बराबर क्या होता है, वेग या चाल हो गया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर क्या हो जाती है, लेमड़ा। तरंग दैर्ध्य को किसमें मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि एक प्रकार की दूरी ही तो है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। अपन बैंगनी रंग से लेकर के लाल रंग तक जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता। तरंग दैर्ध्य क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि आप लोग ये समझे, इसके और इसके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। किस रंग से किस रंग की ओर, बैंगनी से स्टार्ट होते हैं और लाल रंग की तरफ बढ़ते हैं, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता है। और माध्यम में वेग, यानी इनका वेग जो है, इनका वेग, किनका, इन सभी रंगों का वेग, इस रंग का वेग सबसे ज्यादा होगा माध्यम में। किसका ज्यादा होगा, बैंगनी रंग का वेग सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। किसका होगा, लाल रंग का। आवृत्ति की अगर अपन बात करें, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड कितने तरंग दैर्ध्य पार किए हैं। आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड कोई भी तरंग दैर्ध्य कितने हुए हैं उनकी संख्या, यानी ये प्रति सेकंड कितनी बार ऊपर नीचे होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो ये आवृत्ति बैंगनी की सबसे ज्यादा होती है। बैंगनी की चूंकि आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए बैंगनी रंग की ऊर्जा भी क्या होती है, सबसे ज्यादा। आवृत्ति ज्यादा, क्योंकि प्लांक ने ये बताया था, प्लांक ने बताया था ऊर्जा के लिए एक सूत्र दिया था, E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमड़ा। क्या बताया था, E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमड़ा। यानी ये जो ऊर्जा जो है वो लेमड़ा के व्युत्क्रम है। क्या है, ऊर्जा जो है वो लेमड़ा की क्या है, व्युत्क्रम है। यानी तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, उल्टी होती है। आवृत्ति ज्यादा, इसका मतलब ऊर्जा भी क्या है, ज्यादा। जैसे बैंगनी रंग की आवृत्ति क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसकी ऊर्जा भी क्या है, सबसे ज्यादा। जैसे जैसे इनकी आवृत्ति कम होती जाएगी, ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, इनकी कम होती जाएगी। अपवर्तनांक, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, अपवर्तनांक भी इनका क्या होता जाता है, बाएं से दाएं जाने पर कम होता जाता है। यानी कि बैंगनी रंग से स्टार्ट होते, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है। किसका होता है, बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। जो अपन वर्ण विक्षेपण जिसके द्वारा मैंने अभी आपको प्रयोग बताया था, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है,
वर्ण विक्षेपण, जब वर्णों रंगों का विक्षेपण होता है तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है? बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विक्षेपण या विचलन एक ही, इसे रिलेटेड ही है, एक ही बात है। अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। श्वेत प्रकाश का मध्यमान रंग कौन सा है? पीला। ये श्वेत प्रकाश है, इसमें 7 रंग है, तो चौथे नंबर का जो रंग है वो कौन सा है? किस हाँ, औसत तरंग दैर्ध्य के आधार पर है, सॉरी। तो इसका मध्यमान रंग क्या कहलाता है? किसका? श्वेत प्रकाश का मध्यमान रंग क्या कहलाता है? पीला। श्वेत प्रकाश में सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। सर्वाधिक जो विक्षेपण होगा वो किस रंग का होगा? बैंगनी का। सर्वाधिक विचलन भी किसका होगा? किसका होगा? बैंगनी का। सर्वाधिक आवृत्ति किसके पास में होती है? बैंगनी के पास में। किसके पास में? क्योंकि सर्वाधिक आवृत्ति इसके पास में है, इसलिए सर्वाधिक ऊर्जा भी किसके पास में है? बैंगनी रंग के पास। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसके पास है? बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो ऊर्जा भी क्या होती है? सबसे ज्यादा। इसी प्रकार तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। इधर अपन जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो सबसे कम किसका हुआ? तरंग दैर्ध्य बैंगनी का। सबसे ज्यादा किसका हुआ? वेग सबसे कम किसका हुआ? बैंगनी का। सबसे ज्यादा किसका हुआ? लाल का। श्वेत प्रकाश में सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का होता है? श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। क्या करना है? घटता क्रम। अपन ये देखते हैं कि बेनी आ है, पिनाला, यहां से तो क्या होता है? क्या होता है? बढ़ता है। अब इसमें क्या पूछा है? घटता हुआ क्रम। तो ये वाला आपके घटता हुआ क्रम, उसका उल्टा क्रम हो जाएगा। निम्न में से सही संबद्ध है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, समझना आप लोग, है ना? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य नीले रंग से कम होती है। गलत। क्योंकि लाल की तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ये प्रश्न क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। लाल रंग का अपूर्णांक नीले रंग से क्या होता है? अधिक होता है क्या? नहीं होता। अपूर्णांक भी क्या होता है? कम होता है, घटता जाता है। लाल रंग का वेग, लाल रंग का वेग नीले रंग से अधिक होता है। बिल्कुल होता है। क्या क्या अधिक होती है? एक तो तरंग दैर्ध्य और एक वेग, ये अधिक होता है। लाल रंग का विचलन नीले रंग से अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है? वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी रंग का। वस्तु में रंग दिखाई देना, जैसे अपने को कोई सी भी वस्तु दिखती है, माना कोई वस्तु नीली दिखती है, इसका मतलब उसके ऊपर 7 प्रकाश है, उनमें से कौन सा रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है? जो जो रंग रिफ्लेक्ट होता है वही उस वस्तु का क्या होता है? रंग होता है। जो भी वर्ण या रंग रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, परावर्तित होकर के आएगा, वो ही वस्तु का क्या होगा? रंग होगा। पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है। पत्ती का रंग कैसे दिखाई देता है? क्योंकि पत्ती हरे रंग को परावर्तित करती है। पत्ती क्या करती है? हरे रंग को ही क्या करती है? परावर्तित करती है। तो जो परावर्तित होगा, परावर्तित होकर के वो कहाँ जाएगा? अपनी आंखों की रेटिना पर जाएगा, और फिर वो मस्तिष्क की दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में जाएगा। तो पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि पत्ती हरे रंग का परावर्तन करती है, बाकी सभी रंगों को सोख लेती है। बाकी सब रंगों को क्या कर लेती है? बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती है? पत्ती सोख लेती है। केवल कौन से रंग का परावर्तन करती है? हरे रंग का, जो कि अपने आंखों के माध्यम से मस्तिष्क तक संश्लेषित होता है। अब जैसे श्वेत प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। उसमें से कोई भी वस्तु काली किस प्रकार कैसे दिखाई देती है कि भाई कोई भी वस्तु काली है? अगर उसने सारे के सारे रंगों को एब्जॉर्व कर लिया, क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। क्या कर लेती है वो? यदि सारे के सारे रंगों को अगर कोई वस्तु एब्जॉर्व कर लेती है तो वो वस्तु कौन सी होती है? कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। वस्तु काली तभी दिखाई देगी जब ये श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, अर्थात किसी भी रंग का रिफ्लेक्शन नहीं देती है, किसी भी रंग को पुनः परावर्तित नहीं करती।
माना कि कोई रंग परावर्तित करती है, इसका मतलब वही उसका वस्तु का क्या होगा, रंग होगा। अब माना कि कोई वस्तु है, माना कि ये दीवार है, इसने सारे के सारे रंग रिफ्लेक्ट कर दिए, सारे के सातों रंग क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए। तो बताओ इसका रंग कैसा दिखाई देगा, सफेद, श्वेत रंग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सारे ही रंगों का योग क्या होता है, श्वेत होता है। सफेद होता है कि नहीं होता है? माना कि कोई वस्तु बैंगनी रंग रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब उस वस्तु का रंग कैसा है, बैंगनी है। माना कि कोई वस्तु है जो सारे के सारे रंगों को अवशोषित कर रही है, तो उसका रंग कैसा है, काला। क्यों? क्योंकि अपनी आंखों को देखने के लिए उसने कोई रंग भेजा ही नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। अब आपको ये भी पता है कि काली रंग की वस्तु जो है वो प्रकाश के सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है या सोख लेती है। इसलिए काले रंग के जो कपड़े होते हैं वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं। इसलिए अपन सर्दी में अधिकतर कोट वगैरह ऐसे पहनते हैं जो कैसे किस रंग के पहनते हैं, काले रंग के। और गर्मियों में अक्सर अपन कपड़े श्वेत रंग के पहनते हैं और सलाह भी ये दी जाती है कि भाई काले रंग के कपड़े मत पहने। क्यों? क्योंकि काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगी, आपको गर्मी का एहसास होगा, है ना। इसलिए कोई भी वस्तु काली है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, सारे के सारे रंगों को अवशोषित कर रही है। कोई भी वस्तु सफेद है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, सारे के सारे रंगों को परावर्तित कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। सातों के सातों रंग रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो अपनी रेटिना पर जाएंगे, तो सातों वर्णों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, श्वेत रंग, व्हाइट कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इसलिए अपने को वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। अब ये अपन ने देखा भाई श्वेत काली वस्तु कब दिखाई देगी, वस्तु काली तभी दिखाई देती है जब ये श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, अर्थात किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती। ये बात समझ में आ गई आपको? कोई भी वस्तु काली कैसी दिखाई देती, जैसे पत्ती का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो हरे रंग को क्या करती है, परावर्तित करती है। वस्तु सफेद तभी दिखाई देती है जब ये सभी रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। और सभी रंग क्या कहलाते हैं, श्वेत, व्हाइट, है ना। अर्थात किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती है। इसके उदाहरण दे रखे हैं, सर्दी के दिनों में काले कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको क्या लगे, गर्मी लगे। क्या लगे, गर्मी लगे। गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे सफेद रंग में क्या होता है, सारे के सारे रंग क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं कोई भी रंग। तवे का पेंदा काले रंग का बनाया जाता है ताकि उष्मा ज्यादा से ज्यादा लगे, ताकि उष्मा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लगे। जब किसी वस्तु को श्वेत प्रकाश या उस वस्तु के रंग के प्रकाश में देखा जाता है, समझना, जब किसी वस्तु को श्वेत प्रकाश में देखा जाता है या फिर उसी जो वस्तु जिस रंग की है उसी में से देखा जाता है, तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा, सेम। तो कैसा दिखाई देगा, सेम। यानी कि श्वेत प्रकाश में उस वस्तु, जैसे माना है कोई वस्तु हरी है, उसको श्वेत प्रकाश में देखा जाए तो कैसी दिखाई देगी, हरी। और उसको यदि हरे प्रकाश में से गुजार करके देखा जाए तो भी वो कैसी दिखाई देगी, हरी। लेकिन अन्य प्रकाश के रंग में वो क्या दिखाई देती है, काली। यानी कि कोई हरी वस्तु है, उसको आप लोग पीले से दिखाई पार करके देखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी, आपको काली दिखाई देगी। आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं, है ना। भाई कोई दूसरा रंग है, उसके आगे आप पारदर्शी प्लेट लगा करके फिर उसको पीछे से देखेंगे तो वो पीछे वाली वस्तु क्या दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। उस रंग के अतिरिक्त यदि अन्य रंग से देखा जाता है तो वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देगी। लाल गुलाब को श्वेत प्रकाश में देखने पर वो गुलाब कैसा दिखाई देगा, लाल ही दिखाई देगा। लाल गुलाब को हरे कांच में से अगर अपने को अपन देखते हैं, लाल गुलाब को किसमें से देखें, अगर कोई ग्रीन ग्लास है उसमें से देखते हैं तो वो लाल गुलाब कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यानी उसके स्वयं के रंग और श्वेत प्रकाश के अलावा अन्य किसी भी रंग से देखने पर या अन्य किसी भी रंग के आर पार से देखने पर वो वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। नहीं,
या तो सेम उसी रंग का। माना कि सुनिए, पीले रंग की कोई वस्तु है, माना कि कौन सी वस्तु है, उसको आप श्वेत प्रकाश में देखिए कैसी दिखाई देगी। उसके आड़ में आप लोग पीले रंग का कोई पदार्थ रख दीजिए, पीले रंग का कांच रख दीजिए, और फिर पीछे पीले रंग की वस्तु रख दीजिए, आपको कैसी दिखाई देगी, पीली। उधर वस्तु पीली रखी हुई है, इधर आपने हरे रंग का कांच लगा दिया है, वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। वो स्वयं रंग प्लस श्वेत प्रकाश, एक तो स्वयं और दूसरा श्वेत प्रकाश में जो वास्तविक रंग है वही दिखाई देगा, अन्यथा वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। पीछे एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, माना कि ये जो वस्तु है वो नीले रंग की है, माना कि, है ना, और यहां पर एक पीले रंग का कांच है, क्या है, पीले रंग का कांच है। बताइए ये वस्तु किस रंग में दिखाई देगी, पीछे लास्ट वर्ड है काली, किस रंग में दिखाई देगी, स्वयं के अतिरिक्त यदि कोई दूसरे वर्ण से अगर किसी वस्तु को अपन देखें तो वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। इसका रंग कौन सा है, नीला रंग। इसका रंग कौन सा है, इसका रंग नीला क्यों है, ब्लैक बोर्ड, ये जो बोर्ड लगाया हुआ है बुलेटिन बोर्ड का, क्योंकि ये जो प्रकाश में इसके ऊपर जो अपनी आंखों का जो प्रकाश जा रहा है उनमें से ये शेष सभी रंगों को सोख लेती है और रिफ्लेक्ट कौन सा कर रही है, नीला रंग कर रही है, इसलिए इसका रंग कैसा है, नीला है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल रंग का। किसका होता है, वेग भी सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का, है ना। आवृत्ति सबसे ज्यादा किस रंग की होती है, ऊर्जा किसकी होती है, रिफ्लेक्शन किसका, मतलब वो डिफ्लेक्शन जिसको अपन कहते हैं विचलन, किसका होता है, बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। प्राथमिक रंग छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है, कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला और हरा, यानी RBG, लाल, नीला और हरा, ये प्राथमिक रंग है, ये मूल रंग है। अन्य सभी रंग इन तीनों रंगों की व्युत्पत्ति है, यानी इन तीनों रंगों से अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। वे रंग जिनका निर्माण अन्य रंगों के मिलने से नहीं होता है, अर्थात इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये मूल रंग है, इनका क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है, इसलिए इनको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स या फिर प्राथमिक रंग बोलते हैं। कौन कौन से हैं, RBG, कौन कौन से हैं, RBG, यानी लाल, नीला और हरा, लाल, नीला, हरा, RBG मिलकर के क्या बन जाता है, व्हाइट, है ना। टीवी ग्रिड या टीवी पिक्चर में प्राथमिक रंग ही दिखाई देते हैं। टीवी की जो पिक्चर्स आती है ना उसमें कौन से रंग होते हैं, प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग, वे रंग जिनका निर्माण किससे होता है, प्राथमिक रंगों से होता है। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, जो जिनका निर्माण किससे होता है, प्राथमिक रंगों से होता है। जैसे मेजेंटा, मेजेंटे का मतलब जो थोड़ा नीला लाल होता है, नील लोहित जिसको अपन बोलते हैं, मेजेंटे का मतलब कौन सा कलर है, नील लोहित। और ये कौन सा है, सियान, इसका मतलब ये कौन सा है, फिरोजी रंग। कौन सा रंग है, फिरोजी रंग। और ये येलो यानी पीला रंग, ये कौन से रंग है, द्वितीय सेकेंडरी कलर्स। कौन 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 से हैं, MCY। कौन से रंग है द्वितीय रंग, कौन कौन से हैं, MC, मेजेंटा, सियान और येलो। मेजेंटा, सियान और येलो, ये तीनों कौन से रंग हैं, द्वितीय रंग, क्योंकि इनका निर्माण किनसे होता है, प्राथमिक रंगों से इनका निर्माण। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, RBG। येलो का निर्माण किससे होता है, आपको पता होगा, लाल और हरा से होता है। किससे होता है, लाल प्लस हरा। ये किससे हो रहा है, मेजेंटा किससे बन रहा है,
नीला, लाल और नीला। और फिरोजी किससे बनता है? हरा और नीला। आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, हरा और नीला। आप डाल सकते हैं इसमें लाल और हरा रंग डालना। आपके पास जो कलर होंगे ना, लाल और हरा डालना, कौन सा रंग बन जाएगा? पीला बन जाएगा। घर पे प्रयोग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जो आपके पास जो प्राइमरी रंग है, कितने रंग है प्राइमरी? 3 रंग है, उनको आप मिक्सअप करके देख लेना, आपको सेकेंडरी कलर्स प्राप्त होंगे। पूरक रंग, श्वेत प्रकाश, ये विबग्योर होता है। ये पूरक रंग एक दूसरे, यदि एक रंग का सर्वाधिक अवशोषण और दूसरे रंग का सर्वाधिक क्या हो? परावर्तन हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कहलाते हैं। जैसे आर और जी क्या है? एक दूसरे के पूरक। ऑरेंज और ये ब्लू क्या है? एक दूसरे के पूरक है। येलो और वॉयलेट और इंक वाला, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। इनमें से एक का क्या होता है? ज्यादा अवशोषण होता है, तो दूसरे का क्या होता है? परावर्तन होता है। यानी ये अगर अवशोषित होगा तो ज्यादा परावर्तित कौन सा होगा? ग्रीन। कौन सा होगा? ग्रीन होगा। तो ये एक दूसरे क्या है? पूरक रंग है। यानी यदि एक रंग का सर्वाधिक अवशोषण तथा दूसरे रंग का सर्वाधिक परावर्तन हो, तो दोनों रंग आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक रंग कहलाते हैं। पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि ये हरे रंग को परावर्तित करती है और अन्य रंगों का क्या कर लेती है, ये तो अपन ने देख लिया था। पत्ती लाल रंग को सर्वाधिक अवशोषित करती है। देखो पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है, पत्ती का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये सबसे ज्यादा किसको अवशोषित कर रही है? लाल, क्योंकि ये लाल इसका क्या है? पूरक रंग। इसी प्रकार ये इसको अवशोषित करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा ज्यादा, ब्लू वाला। ग्रीन का पूरक रंग कौन सा है? लाल। ब्लू का कौन सा है? ऑरेंज। ब्लू अवशोषित हो रहा है, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ब्लू अगर अवशोषित हो रहा है तो रिफ्लेक्ट कौन सा होगा? ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? पूरक रंग है। एक का ज्यादा अवशोषण होता है तो दूसरे का क्या होगा? ज्यादा परावर्तन होगा। यानी कि ग्रीन रंग का अगर अवशोषण होता है, किसका? ग्रीन रंग का, ग्रीन कलर का अगर अवशोषण होता है, तो रिफ्लेक्शन किसका ज्यादा होगा? लाल का। यानी कि यदि कोई वस्तु ग्रीन को ऑब्जर्व करती है, तो रिफ्लेक्ट कौन से कलर को ज्यादा करेगी? लाल को। तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? लाल। लाल का ज्यादा करेगी तो ग्रीन दिखेगी। यदि मतलब उल्टा है ना, एक का ज्यादा अवशोषण, दूसरे का ज्यादा परावर्तन, एक दूसरे के पूरक है। ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ब्लू का पूरक रंग कौन सा है? ऑरेंज। येलो का कौन सा है? वॉयलेट या फिर इंडिगो, बैंगनी, है ना। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक अवशोषण दर होती है। प्रकाश अवशोषण में किस रंग की सर्वाधिक अवशोषण दर होती है? लाल रंग की होती है। और परावर्तन दर किसकी ज्यादा होती है? ग्रीन की। किसकी होती है? ग्रीन की। प्रकाश संश्लेषण में न्यूनतम अवशोषण दर किसकी होगी? अरे क्यों? क्योंकि उसका तो क्या होता है? परावर्तन होता है, तो ये न्यूनतम हो गया। अब आ जाते हैं अपने प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, जो कि क्या है? सूर्य है, ऊर्जा का स्रोत भी है। और ये प्रकाश का भी एक प्राकृतिक स्रोत है। जैसे दिन में अपने को दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता। कृत्रिम प्रकाश स्रोत, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, सीएफएल है, एलईडी है, ये सारे किसमें आ जाते हैं? कृत्रिम प्रकाश स्रोत में। जैव प्रकाश स्रोत में क्या है? जुगनू देखा होगा आपने। ये इस कारण ल्यूसीफेरस और ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इस वजह से ये रात को क्या करते हैं? चमकते हैं। जब ल्यूसीफेरिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे चमक उत्पन्न होती है जुगनू में। जुगनू देखा तो है आपने, रात को टिमटिमाते हुए, है ना। ऐसे लगता है कि जैसे छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं, है ना। कभी बंद हो जाते हैं, कभी चालू हो जाते हैं। वो अपनी जो स्थिति वो चेंज करते रहते हैं, इस वजह से वो चमकते रहते हैं। पशुओं की आंखें रात्रि में चमकती हैं क्योंकि इनकी आंखों में विशेष प्रकार का द्रव, एक टिपिडिन होता है।
टिपिडिन लूसिडम। कौन सा होता है इनके आंखों में? टिपिडिन लूसिडन एक द्रव होता है जिसमें किसकी मात्रा होती है? जिंक की मात्रा होती है। आप लोगों ने ये देखा होगा, रास्ते में भैंस जा रही है आप, तो वो क्या होती है? रात को क्या होती है? आंखें उसकी क्या होती है? चमकती है। तो उसमें उपस्थित एक विशेष प्रकार का द्रव होता है टिपिडम लूसिडम, जिसमें जिंक की मात्रा समाहित होती है, जो चमक उत्पन्न करती है। वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर और पारगमन के आधार पर। भाई कौन सी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो कौन सी होती है? दीप्त। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती वो क्या होती है? अदीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो क्या है? दीप्त। दीप्त वस्तुएं। और जो नहीं उत्पन्न कर सकती वो कौन सी है? ये किस आधार पर है? प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता के आधार। दूसरा जो प्रकार है वो पारगमन के आधार पर। पारगमन का मतलब होता है प्रकाश का आर पार निकलना, प्रकाश का आर पार जाना। यानी किसी भी वस्तु के आर पार अगर अपन देख सकते हैं तो वो वस्तु कौन सी है? पारदर्शी। और किसी भी वस्तु के आर पार अपन नहीं देख सकते हैं, यानी प्रकाश उस वस्तु के आर पार नहीं गुजर पा रहा है, तो वो वस्तु कौन सी है? अपारदर्शी। और एक तीसरे नंबर की ओर है पारभाषी। कौन सी है? पारभाषी। वे वस्तु जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उन वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं? पारभाषी। इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं, जैसे बताइए पारभाषी। इसका तो आपको पता है पारदर्शी वस्तु कौन सी होती है, जिसके आप आर पार अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कांच हो गया, उसके आर पार अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तु जैसे ये दीवार हो गई, अब उधर क्या हो रहा है अपन देख पा रहे हैं क्या? तो ये दीवार क्या हो गई? अपारदर्शी, क्योंकि इसके आर पार अपन नहीं देख पा रहे हैं, इसके आर पार प्रकाश गमन नहीं हो रहा है, इसलिए एक वस्तु कौन सी हो गई? अपारदर्शी। लेकिन पारभाषी, इस जिनके आर पार देख सकते हैं लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अखबार है या फिर आपकी कॉपी का पेज है, उसके ऊपर अगर आप बालू में जो तेल लगा होता है उसको थोड़ा रगड़ लीजिए, तो उसमें फिर आप किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वो हल्की हल्की दिखेगी। कैसी दिखेगी? हल्की हल्की दिखेगी। ऐसा लगेगा कि ये इसमें से आर पार अपने को कुछ दिख रहा है, हालांकि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी वस्तु को अपन क्या बोलते हैं? पारभाषी। जिनमें से जिसके आर पार प्रकाश निकल तो सकता है लेकिन उतना नहीं जितना पारदर्शी वस्तुओं से निकल सकता है, तो ऐसी वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं? पारभाषी वस्तुएं। प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता, जैसे हर किसी में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। तारे जितने भी हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। अतः तारा और ये जो सूर्य है वो क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। दीप्त है। क्या है? दीप्त है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे क्या है? सूर्य है, तारे हैं। सूर्य और क्या है? तारे। तारों का भी स्वयं का प्रकाश होता है ना? सूर्य भी एक क्या है? तारा है। ये तो आपको पता है ना, सूर्य भी क्या है? तारा है। इनका स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरा है अदीप्त वस्तुएं, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वो क्या करते हैं? दूसरों के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है जबकि दूसरे के प्रकाश से चमकती है, जैसे चंद्रमा। जैसे क्या है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किससे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य एवं तारों का अपना प्रकाश है, इसलिए ये दीप्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चंद्रमा क्या है? अदीप्त है। कोई भी वस्तु जिनके पास स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है वो क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तु कहलाती है। अदीप्त वस्तुएं और भी बहुत सारी हो सकती है। टेबल हो गया, अपन स्वयं हो गए, आपके आसपास जो वस्तुएं दिखती है जिनमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है वो कौन सी कहलाती है? अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। पारदर्शी बीकर हो गया, बीकर में पानी है, पानी भी पारदर्शी है। पानी भी क्या होता है? पारदर्शी होता है। अपारदर्शी अभी अपन ने देखा क्या है? दीवार। क्या है? पानी में अगर आपने हल्का रंग मिला दिया
फिर उसके आर पार आप देखो तो आपको पारभाषी, मतलब आपको उसके आगे जो वस्तु रखी हुई है वो उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसको कौन सी वस्तु बोलते हैं? पारभाषी। ये चीज समझ में आ गई आपको? प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। नंबर एक, दीप्त, जिनके स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं के प्रकाश से चमकते, उदाहरण सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा तो नहीं है, सूर्य और तारे। चंद्रमा क्या है? अदीप्त है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। पारगमन के आधार पर, पारगमन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का नहीं, पारगमन का मतलब होता है प्रकाश के पार करने की जो शक्ति होती है, जिसमें से प्रकाश आसानी से पार कर सकता है। प्रकाश आसानी से पार कर जाता है जिसको पारदर्शी। ये दीवार है, प्रकाश पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी। प्रकाश पार करता है लेकिन कम कर पाता है, कौन सी हो गई? पारभाषी। प्रकाश के गमन के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकाश कैसे संचरित होता है उसके आधार पर वस्तुओं के तीन प्रकार हैं। प्रकाश तरंगों के गुणधर्म, प्रकाश की जो तरंग होती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में है। प्रकाश, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है परंतु विभिन्न वस्तुओं को दिखाने में क्या होता है? सहायक होता है। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है, यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा गति नहीं करेगा। आपने छोटी क्लासों में एक प्रयोग देखा भी है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आपको गुरुजी ने एक मुड़ी हुई नली दी होगी, कैसी? मुड़ी हुई नली, इस प्रकार की नली। और यहाँ पर क्या रख दी है? मोमबत्ती। क्या जल रही है? मोमबत्ती जल रही है। तो क्या अपन इस नली से इस मोमबत्ती के प्रकाश को देख पाएंगे? नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी संचालित हो सकता है। प्रकाश जो है वो किसमें संचालित हो सकता है? निर्वात में, जहां पर बिल्कुल वैक्यूम हो, हवा बिल्कुल भी नहीं हो, माध्यम ठोस द्रव या गैस कुछ भी नहीं हो, वहां पे भी प्रकाश की किरण गति कर सकती है, प्रकाश की तरंग गति कर सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। इसका आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक कोई पात्र ले सकते हैं जो ऊपर से कोर्क से ढका हुआ हो, उसमें से बिल्कुल हवा निकाल ले और फिर उसके अंदर नीचे की तरफ से एक घंटी फंसा करके उसको भी निर्वात बना दिया जाए, मतलब एयर टाइट कर दिया जाए, और फिर उसमें से सारी हवा निकाल करके फिर उस घंटे को आप लोग बजाओगे, उस घंटे की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन, ध्वनि की जो तरंगे हैं वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगों को के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस माध्यम हो या फिर द्रव माध्यम हो या फिर गैस माध्यम हो, माध्यम की जरूरत पड़ती है। किसमें? ध्वनि। क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और जो प्रकाश तरंगे हैं वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इनको संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं, अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो जो माध्यम है, जो दिशा है, जैसे तरंग के संचरण की दिशा है उसके अनुप्रस्थ यानी लंबवत कण गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? जैसे तरंग संचरण की दिशा ये है, माध्यम के कण लंबवत ऊपर नीचे गति करेंगे। कहाँ करेंगे? ऊपर नीचे गति करेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिसमें जिधर तरंग संचरण की गति है उसके समांतर ही माध्यम के कण कंपन करेंगे। तरंग संचरण की दिशा के
समांतर यदि गति कर रहे हैं कण, इसका मतलब वो कौन सी है, अनुदैर्ध्य। और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे हैं, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, तो वो कौन सी तरंग हो गई, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी हो गई, अनुप्रस्थ तरंग। हाँ, नहीं सुनिए, अब सीधा सा ये है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। आप लोग इस बात को समझें, इधर देखिए, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं इनमें क्रमानुसार श्रृंग और गर्त बनते हैं। क्या बनते हैं, श्रृंग और गर्त, यानी शीर्ष और गर्त बनते हैं। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग होती है उनमें क्रमानुसार संपीड़न और विरलन बनते हैं। क्या बनते हैं, संपीड़न और विरलन। संपीड़न और विरलन का मतलब इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पर जैसे ये जो जहाँ पास पास में होंगे, जैसे इसको तो अपन कह देते हैं संपीड़न, ये क्या हो गया, विरलन। क्या हो गया, विरलन। वापस क्या हो गया, संपीड़न। वापस क्या आएगा, विरलन। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अभी अपन देख लेंगे, मैं बता लिखा दूंगा यहाँ पे। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये अयांत्रिक तरंगे होती है। कैसी होती है, प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश तरंगे सबसे ज्यादा कहां पर तेज गति से चलती है, निर्वात में। कितना होता है, अपन ने देखा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर माध्यम मिल जाए उससे थोड़ी प्रभावित होती है, यानी कि गैस माध्यम है तो उसमें चाल थोड़ी कम होगी, द्रव है तो उसमें और कम होगी, और ठोस है तो उसमें और भी क्या होगी, कम होगी। प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, और निर्वात में प्रकाश तरंगों के वेग को c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, c से। ये आगे भी आएगा, आप ध्यान रखना। निर्वात में प्रकाश के वेग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से रिप्रेजेंट करेंगे। c इक्वल टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन पहले भी आया था, विद्युतशीलता थी। क्या थी, विद्युतशीलता। तो यहाँ पर ये इनका जो मान अगर अपन निकालते हैं, μ0 का मान, μ0 क्या है, निर्वात की पारगम्यता। क्या है, निर्वात की पारगम्यता जो होती है वो 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होती है। और एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल ये सूत्र याद रखें, ठीक है ना। ये इसके इस प्रकार होती है, c = 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। μ0 क्या है यहाँ पर, निर्वात की पारगम्यता, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। 0 का मतलब निर्वात है, वैक्यूम है। इसका मान, ये जो मान दिया हुआ है वो इसमें अगर अपन पुटअप करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का निर्वात में वेग रोमर ने बताया। प्रकाश का निर्वात में वेग किसने बताया, रोमर ने ये गणना करके बताया कि इसका निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का माध्यम में वेग निर्वात में वेग से कम होता है। मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है, निर्वात में। माध्यम बदलते ही प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि अगर गैस माध्यम है तो निर्वात की तुलना में प्रकाश का वेग कम होगा, द्रव माध्यम है तो उससे भी और क्या होगा, कम होगा, और ठोस है तो उसमें और कम होगा। जैसे अपन ने ये देखा था, ये प्रकाश का वेग निर्वात में 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, μ0 × एप्सिलॉन 0। इसके स्थान पर अगर अपन माध्यम लिख लें तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, 1/√εr, नहीं सॉरी μr × एप्सिलॉन r, यानी माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग हो जाएगा।
माध्यम में वेग कितना होता है, यहाँ पर माध्यम में वेग को v से प्रेजेंट करते हैं और निर्वात में प्रकाश के वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, है ना। वहां पर c इज इक्वल टू क्या था, 1 म्यू अंडर रूट म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाता है, c अपॉन जितना ये जो निर्वात में वेग है उसमें इसका भाग लग जाएगा, किसका, अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर का। यहाँ पर म्यू आर क्या है, म्यू उसमें क्या था, निर्वात में पारगम्यता थी, क्या थी, और यहाँ पर म्यू आर क्या हो गया, आपेक्षिक पारगम्यता, यानी कि निर्वात और माध्यम की तुलना में पारगम्यता क्या होगी, पारगम्यता कम हो जाएगी, नहीं होगी, पारगम्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपेक्षिक विद्युतशीलता, वहां पर क्या था, एप्सिलॉन जीरो था, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर देखिए निर्वात में प्रकाश के वेग का सूत्र या प्रकाश की चाल का सूत्र c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। माध्यम में प्रकाश का वेग v बराबर c अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, कौन सा, विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, वहां पर उत्पन्न विद्युत के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और तरंग के संचरण की दिशा परस्पर क्या होती है, लंबवत, क्या होती है, लंबवत। इस प्रकार ये तीनों ही एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं, तीनों ही चीजें क्या है, एक दूसरे के लंबवत। यहां से आप इसको देखें, ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। आप इसको देखें, ये कितने डिग्री पर है, इसको केवल इसी के ऊपर कल्पना के इसको छोड़ दे, है ना, अब काट तो सकते नहीं है। ये तीनों एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत इस रूप में होती है। कौन कौन सी चीजें, एक तो विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक तरंग संचरण की दिशा। कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा। विद्युत क्षेत्र यानी ई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला, और चुंबकीय क्षेत्र को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तरंग संचरण की दिशा को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया, तीनों ही एक दूसरे के क्या है, लंबवत। ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तरंग संचरण की दिशा लंबवत होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कौन सी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये विशेषता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये बात मैंने आपको पहले बताई है। इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति की भी होती है, कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति। विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कणों का, तरंग का संचरण, कैसे, नहीं सॉरी, लंबवत कणों का लगातार श्रृंग और क्या बनाना, गर्त बनाना। ये जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं, अनुप्रस्थ चित्र बना देते उससे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अनुप्रस्थ तरंगे क्या बन रहे हैं, श्रृंग, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, शीर्ष, और क्या बन रहे हैं, गर्त। शीर्ष और क्या बन रहे हैं, गर्त बन रहे हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, प्रकाश तरंगे। कौन सा है, प्रकाश तरंगे। माध्यम के कारण
माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। आप लोग लिख लो यहां पर, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, अनुप्रस्थ है ना। तरंग संचरण की जो दिशा है ना, तरंग संचरण की दिशा इधर है, इसके क्या करेंगे? लंबवत गति करते हैं। और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जो कण जो कंपन करेंगे वो किस दिशा में? तरंग संचरण की दिशा में ही, लंबवत नहीं होकर के किस में गति करेंगे? तरंग संचरण की दिशा के समांतर। कैसे गति करेंगे? तरंग संचरण की दिशा के समांतर। अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अपन ने ये देखा, कौन सी तरंग थी? कौन सी थी? अनुप्रस्थ। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। क्रमानुसार क्या बनते हैं? श्रृंग और गर्त। और जो ये जो कणों का संचरण होता है, जो ये जो तरंग संचारित हो रही है उसके लंबवत गति करेंगे। कैसे गति करेंगे? लंबवत गति करेंगे, यानी इस प्रकार। तरंग संचरण की दिशा यू है, कणों की गति ये लंबवत होगी। समझ गए आप लोग? है ना, इस प्रकार क्या होती है? लंबवत गति करते हैं। दूसरा कौन सी है? अनुदैर्ध्य। उसका उदाहरण आपने लिख लिया होगा। अनुप्रस्थ, ये भी लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, है ना। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? उसी दिशा के समानांतर। जैसे इसमें क्या बनते हैं? क्रमानुसार संपीड़न, और ये संपीड़न बन गया। जैसे और ये क्या बन गया? विरलन। फिर क्या बनेगा? हाँ, संपीड़न का मतलब पास पास में, विरलन यानी दूर दूर। विरलन का मतलब क्या होता है? दूर दूर। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमानुसार क्या चलता है? संपीड़न और विरलन। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है? क्या बनते हैं? शीर्ष और गर्त बनते हैं। और उसमें माध्यम के कणों का संचरण कैसे होता है? तरंग की दिशा के लंबवत। और इसमें क्या होता है? तरंग की दिशा के समांतर। लिख सकते हैं, माध्यम के कणों का संचरण तरंग संचरण की दिशा के समांतर। लिख लीजिए आप लोग, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखते दिक्कत आती है। और उसका उदाहरण भी लिख लेना। अनुदैर्ध्य का उदाहरण कौन सा है? ध्वनि तरंगे। अनुदैर्ध्य का उदाहरण कौन सा है? ध्वनि तरंगे। इसको ठीक कर लें आप लोग। हाँ, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसा अपन ने देखा अभी। प्रकाश तरंगे ध्रुवण की व्याख्या कर सकती है। प्रकाश तरंगे क्या कर सकती है? ध्रुवण की व्याख्या कर सकती है। प्रकाश तरंगे क्या कर सकती है? ध्रुवण की व्याख्या कर सकती है। ध्रुवण के लिए भी वही शर्त है, ईबी के, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा जो क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? ये क्या किसके लिए शर्त है? ध्रुवण के लिए।
ध्रुवण के अंदर ये होता है भाई पोलराइजेशन हो जाता है। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, अपन ये तो सिंपल सा कांच होता है, ये दैनिक जीवन में उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सिंपल कांच होता है, उसके ऊपर कोई प्रकाश आता है तो क्या होता है, प्रकाश सीधा अपनी आंखों में आता है। लेकिन यदि कांच पोलराइज्ड हो, अगर उसके उसके ऊपर ध्रुवण की प्रतिक्रिया की हुई हो, ध्रुवण उसका अगर किया हुआ है, तो आप ये देखते हैं कि प्रकाश बट जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है, बट। आपने ये देखा होगा, रात्रि में जो वाहन होते हैं उनके आगे जो कांच लगे होते हैं वो ध्रुवित कांच होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवित कांच। इसलिए उन आप लोगों ने ये भी अनुभव किया होगा, आगे से कोई साधन आ रहा है और वो अगर डायरेक्ट सीधी लाइट उसके ऊपर आ रही है, तो लाइट जो है वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। क्या हो जाती है, बिखर जाती है। वो कांच के ऊपर आप ध्यान देना, वो डायरेक्ट फोकस नहीं आएगा उसका, वो लाइट क्या हो जाती है, बिखर जाती है। प्रकाश का बिखरना है ना, वो ध्रुवण से संभव है। हाँ, यहाँ पर आगे है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। जैसा कि अपन ने अभी देखा, अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कणों का संचरण तरंग की दिशा के समानांतर होता है, यानी उसी उसी दिशा में समानांतर होता है, समांतर। जैसे ये कोई रेखा है, जो इसके साथ साथ कोई चीज चल रही है, तो इसका मतलब कैसे चल रही है, समांतर। कैसे चल रही है, समांतर। तो कणों के कंपन की दिशा भी वही होगी जो तरंग के संचरण की दिशा है। कण कौन से कण, माध्यम के कण। किसके कण, माध्यम के कण। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ, यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कणों की गति होती है। तरंग संचरण के दिशा के लंबवत माध्यम के कणों की गति होती है। ऐसी तरंगों को अपन क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। समझ में आ गया आपको, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। अनुप्रस्थ तरंगों का एक उदाहरण बताइए, सूर्य का प्रकाश है ना, या प्रकाश तरंगे। दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण बताइए, ध्वनि तरंगे। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगों के वेग का क्रम, प्रकाश तरंगों के, प्रश्न बनता है यहाँ पर, प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है। उसके बाद में कम कहाँ होता है, गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। यानी V जीरो भी कह सकते हैं निर्वात में, V गैस, V लिक्विड और V सॉलिड, है ना। प्रकाश का वेग कहां से कहां तक जा रहा है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में, उससे थोड़ा कम गैस में, उससे और ज्यादा कम, उससे और ज्यादा कम। ये क्रम पूछा जा सकता है, क्रम उल्टा, दोनों तरफ से ध्यान कर लेना, कम और ज्यादा। ध्वनि तरंगों के वेग का क्रम, ध्वनि तरंगों के वेग का क्रम क्या होगा, उल्टा है। सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम किसमें होगा, गैस में। ये क्यों होता है ये भी आपको पता होगा, नहीं है। देखो ठोस, अपन एक काम करते हैं, जैसे विद्युत, अपने स्कूलों में जो घंटी होती है उसको अपन बजाते हैं, वो ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं अपन तो घंटी गैस में बजा ले, तो हवा में बजा लो, कितनी की आवाज आती है, आती है क्या, नहीं आती है। सबसे ज्यादा किसमें आएगी, ठोस में। उसके बाद पानी पर हाथ रख करके पानी में बैठे हो और जोर से मारना, आवाज आएगी। और ऐसे रख करके हवा में मारना, आवाज उससे कम आएगी कि नहीं आएगी। तो वेग धीरे धीरे इनका क्या हो जाता है, कम होता जाता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है। सॉलिड में कण जल्दी कंपन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सॉलिड में जल्दी कंपन करते हैं, ध्वनि सुनाई देती नहीं, सुनाई देती है ना। फिर किसमें, लिक्विड में, और फिर किसमें, गैस में। समझ में आ गया। निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया ना उदाहरण से, वैक्यूम कर दो,
तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। इनका क्रम और इनका क्रम दोनों का अलग अलग है, दोनों को क्या है, अलग है। ये समझ में आया नहीं आया? प्रकाश तरंगे जो कि किसमें गति कर सकती है, निर्वात में भी गति कर सकती है। क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में गति कर सकती है? नहीं कर सकती है। प्रकाश तरंगे निर्वात में गति कर सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूत्र से बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? सी। क्या कहते हैं? 1/√μ0ε0। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है? सी अपॉन √μr इंटू एप्सिलॉन आर। अब आ जाता है आपके, ये देखिए, ध्वनि तरंगों में कण कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगों में क्या होते हैं? कण कंपन करते हैं। प्रकाश तरंगों में ई तथा बी कंपन करते हैं। प्रकाश तरंगों में ई विद्युत क्षेत्र और बी चुंबकीय क्षेत्र। विवर्तन, तरंगों का अवरोधक से टकरा करके मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अब ये समस्या हो गई, तरंग प्रकाश क्या होता है, थोड़ा सा अवरोध आता है तो अवरोध से हल्का सा मुड़ जाता है। देखो, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन नाम एक जैसे लग रहे हैं, है ना? कौन कौन से? परावर्तन, माध्यम से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आना। अपवर्तन, एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपनी दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाना। विवर्तन, किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग चल रही है, किरण चल रही है, रास्ते में या उसके मार्ग में एक छोटा सा कण आ जाता है, तो उस कण से वो डिफ्लेक्ट होकर के यानी मुड़ करके आगे संचलित हो जाती है। इसे विवर्तन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन। आप लोग तीनों का अंतर समझे। परावर्तन, टकरा करके उसी दिशा में, टकरा करके उसी माध्यम में, ये क्या हो गया? परावर्तन। ये क्या हो गया? परावर्तन। अपवर्तन, एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में, यानी कि अपन गिलास में रखते हैं क्या? पेंसिल। पानी के पात्र, जो कोई पात्र भरा हुआ हो उसमें अपन क्या रखते हैं? पेंसिल रखते हैं। तो पेंसिल क्या दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण चल रही है और उसके मार्ग में कोई छोटा सा अवरोधक आ जाता है। क्या आ जाता है? छोटा सा अवरोधक आ जाता है, तो वो प्रकाश की किरण उस अवरोधक की वजह से लौट करके पुनः नहीं आती है। उस छोटे से अवरोधक की वजह से प्रकाश की किरण लौट करके पुनः नहीं आकर के थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं अपन? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। विवर्तन का अभी बताया ना, प्रकाश की किरण कोई मार्ग में कोई छोटा सा अवरोध आ गया, जैसे छोटा सा कण आ गया, क्या आ गया? अब कण की प्रकृति कैसा होता है ये भी अपन देखेंगे अभी, है ना? छोटा सा कण आ गया, जैसे वो टकरा करके वापस नहीं आकर के थोड़ी सी क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। उसको क्या कहते हैं अपन? विवर्तन। अब देखिए, यहाँ ए अवरोधक का आकार है। ए क्या है? अवरोधक का आकार है, यानी ए जो अवरोधक कितना होना चाहिए? जो उसकी तरंग दैर्ध्य है प्रकाश की किरण की, क्या है? तरंग दैर्ध्य जो है, जो कि किसमें मापते हैं अपन? मीटर में। किसमें मापते हैं? मीटर में। उस तरंग दैर्ध्य के या तो बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी तरंग दैर्ध्य बड़ा होना चाहिए और जो अवरोधक है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर ए ज्यादा होगा, अगर तरंग दैर्ध्य से ए क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ये डिफ्लेक्टिंग, ये मुड़ेगी नहीं बल्कि वापस आ जाएगी। किरण क्या होगी? वापस आ जाएगी। अर्थात विवर्तन के लिए आवश्यक है कि अवरोधक का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य के बराबर या फिर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसका आकार? अवरोधक, जो भी मार्ग में अवरोधक आ रहा है
उसका आकार प्रकाश की जो तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य के या तो क्या हो, बराबर हो, या फिर क्या हो, छोटा हो। जब ए छोटा है लेमड़ा से यानी तरंग दैर्ध्य से, तो क्या होगा, विवर्तन। जब ए बराबर हो लेमड़ा के तो क्या होगा, लेकिन जब ए बड़ा हो तो विवर्तन नहीं होगा। विवर्तन की शर्त क्या है, ये वाली, ये विवर्तन की शर्त है। ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए तरंग दैर्ध्य के। दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन होता है। ध्वनि तरंगों का क्या होता है, विवर्तन होता है, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं होता। हालांकि ये चीज इसने दी है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है। प्रकाश तरंगों का भी विवर्तन पढ़ा है ना, इसमें दे रखा है प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं होता। इसको अपन क्लियर करेंगे कल, है ना। दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों को क्या होता है, विवर्तन होता है। जैसे ध्वनि तरंगे चल रही है, मार्ग में कोई आ जाता है तो उसे डिफ्लेक्ट होकर के वो आगे संचरित हो जाती है, ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। ध्रुवण के लिए अपन ने पहले ही देख लिया, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों क्या होती है, लंबवत होती है। ध्रुवण के लिए तरंग की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अनुप्रस्थ होनी चाहिए। प्रकाश तरंगों को क्या होता है, ध्रुवण होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों को क्या नहीं होता है, ध्रुवण नहीं होता। अध्रुवित प्रकाश, वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल में होते हैं। वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत तल में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, अध्रुवित प्रकाश। ये जो इस प्रकार का जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है, जिसमें प्रत्येक बिंदु क्या होते हैं, इसके तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, अध्रुवित प्रकाश। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश, बल्ब से निकलने वाला प्रकाश, ये सारे क्या होते हैं, अध्रुवित प्रकाश होते हैं। फिर विजिबल बनाने के लिए इसके आगे ध्रुवित कांच लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, कांच लगाए जाते हैं। जब प्रकाश ध्रुवित हो जाता है तो उसकी प्रकृति इस प्रकार दिखती है। ध्रुवित प्रकाश, ये जैसे अध्रुवित प्रकाश था, ये क्या था, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रत्येक कण क्या होता है, लंबवत होता है, और इसमें एक ही दिशा में होता है। किसमें होता है, वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत शीतल में निश्चित दिशा में ही मौजूद होते हैं। किसमें मौजूद होते हैं, एक निश्चित दिशा में एक ही तरफ मौजूद होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवित प्रकाश। इस प्रकार क्या हुआ, ध्रुवण के लिए तीनों चाहिए ना। ध्रुवण के लिए क्या चाहिए, तीन चीजें, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा। तीनों क्या होती है, लंबवत होती है। तीनों क्या होती है, बिल्कुल लंबवत। अब इसमें देखिए, ये लंबो इसके संचरण के लंबवत भाग नहीं हुआ, लेकिन अध्रुवित प्रकाश के अंदर प्रत्येक बिंदु चारों तरफ लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, चारों तरफ लंबवत, ये एक ही दिशा में लंबवत है। कहाँ है, एक ही दिशा में लंबवत होते हैं ध्रुवित प्रकाश। इसका उदाहरण लेजर है। ध्रुवित प्रकाश असममित होता है, अध्रुवित प्रकाश सममित होता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब इसको दो भागों में बांट दें आप, तो इधर भी सेम और इधर भी सेम। इस वाले भाग को क्या कर दे अपन, कहीं से भी बीच में से दो भागों में बांटे, तो इधर भी क्या रहेंगे, ये तो हालांकि इधर देखो एक दो तीन, एक दो तीन, कैसे भी बांटो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको क्या क्या बोलते हैं अपन, सममित। जैसे आपने ये देखा होगा ना, एबीसीडी में कौन कौन से अक्षर सममित हैं, कौन कौन से असममित हैं, अपन पढ़ते हैं ना उसमें, इसमें मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से अक्षर, जैसे आई है, ये क्या है, सम्मित है कि नहीं है ना। इसी प्रकार ओ है, ये भी क्या है, सम्मित है। एक्स है, ये भी क्या है, सम्मित है। सम्मित का मतलब किसी भी तल से उसको दो भागों में बांटे तो दोनों तरफ क्या रहेंगे, सेम रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सम्मित। अब इसको आप यूं बांटे, क्या रहेगा, हालांकि ये इसमें जो फोटो दे रखा है वो थोड़ा अलग है, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा चेंज रहता है। इसलिए ये क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, असम्मित होता है, जबकि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, सम्मित। 3D में
देखा जा सकता है। ये अभी ये 2D आपको फोटो दिख रहा है, उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए पोलराइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पोलराइड जो कांच होते हैं, मैंने आपको बताया है। निकोल प्रिज्म, टूरमेलिन क्रिस्टल, ये 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। एक तो किसका उपयोग करते हैं? पोलराइड। दूसरा निकोल प्रिज्म, एक प्रकार का प्रिज्म होता है, और एक क्रिस्टल होता है टूरमेलिन क्रिस्टल। इनका उपयोग करके अध्रुवित प्रकाश को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेकार्ट के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। डेकार्ट ने क्या बताया? प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? देखो, जब प्रकाश की व्याख्या की जा रही थी तो प्रकाश के बारे में बहुत सारी विवाद उठे। किसी ने कहा कि भाई प्रकाश तरंग रूप में संचरित होता है, किसी ने कहा नहीं, प्रकाश तरंग रूप में संचरित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या तो तरंग रूप से की जा सकती है, लेकिन उसके कुछ गुणों की व्याख्या, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या फिर आपके वो कृष्णिका विकिरण वाला जो प्रभाव है, वो क्रॉम्पटन प्रभाव है, वो उनकी व्याख्या प्रकाश के तरंग प्रभाव से व्याख्या नहीं की जा सकती। तो वैज्ञानिक दो भागों में बढ़ गए। किसी ने तो कहा कि प्रकाश जो होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति। और किसी ने कहा कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार नहीं करके किसकी भांति व्यवहार करता है? एक कण की भांति व्यवहार करता है, एक फोटोन की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की तरंग प्रकृति से प्रकाश के सारे गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या प्रकाश के कण रूप द्वारा की जाती है। किसके रूप द्वारा? कण रूप द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या फिर क्रॉम्पटन प्रभाव है, कृष्णिका विकिरण प्रभाव है। इनकी व्याख्या अपन कण के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? जैसे प्रकाश का परावर्तन किस रूप में किया अपन ने? तरंग रूप में। किस रूप में किया? तरंग रूप में। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसकी व्याख्या करने के लिए अपने को प्रकाश को क्या मानना पड़ेगा? एक कण मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। यानी कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। यह प्रकाश का द्वैत प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्वेल टेंडेंसी, यानी द्वैत प्रवृत्ति। क्या कहलाती है? द्वैत प्रवृत्ति। प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार कर सकता है और तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकता है। यह प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति है? द्वैत प्रवृत्ति। तो इनिशियली अपन ये देखते हैं, प्रारंभिक रूप से अपन ये देखते हैं कि प्रकाश किस रूप में चलता है? केवल तरंग रूप में। किस रूप में चलता है? लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रकाश की प्रवृत्ति ड्यूअल होती है। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? ड्यूअल, यानी द्वैत होती है। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? ड्यूअल होती है। ये इसके कुछ गुणों की व्याख्या इसके तरंग स्वरूप द्वारा की जा सकती है और कुछ गुणों की व्याख्या उसके कण स्वरूप द्वारा की जाती है। आगे अपन पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने क्या बताया? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश द्रव्यमानहीन कणों से मिलकर बना होता है, जिनके पास किसी भी प्रकार का मास नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश बिना द्रव्यमान वाले छोटे छोटे कण है, जिनके पास किसी भी प्रकार का द्रव्यमान नहीं होता है, उनको कणिका नाम दिया उसने। क्या नाम दिया? तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश द्रव्यमानहीन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये बात किसने बताई? न्यूटन ने। हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का, हालांकि इसमें हाइजेन नहीं दिया, हाइजेनबर्ग है ये, इसका पूरा नाम क्या है? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग, अब हाइजेन होता है। हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग स्वरूप में होती है। किस रूप में होती है? हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी है? तरंग है। न्यूटन ने क्या बताया था? कणिका की भांति। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी है? कणिका की भांति, जिसके अंदर मास नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात किसने बताई? मैक्सवेल ने। वो चुंबकीय क्षेत्र का इस प्रकार का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश किसकी भांति है? विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति है, जिसकी प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है, जिसमें ई, बी और
टी तीनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण सतत नहीं होकर के विविक्त होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन और विकिरण क्या होता है, लगातार नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्या नहीं होता है, सतत नहीं होकर के विविक्त होता है, अर्थात छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन या जो अवशोषण होगा वो निरंतर नहीं होगा। अगर निरंतर हो जाता तो फिर तो वो क्या बन जाती है, तरंग बन जाती है। क्या बन जाती है, तरंग बन जाती है। बल्कि क्या होता है, विविक्त। विविक्त का मतलब क्या हो गया, एक बार उत्सर्जन हुआ, फिर थोड़ा सा स्टॉप हो गया, फिर क्या हो गया, स्टॉप, या उसकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई, फिर वापस हुआ। विविक्त रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। तो ऐसे पैकेट बन जाते हैं ऊर्जा के। इस स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा के क्या बन जाते हैं, पैकेट बन जाते हैं, जिनको मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया, फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन। इन पैकेटों को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटोन, या फिर क्या नाम दिया, क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। ऊर्जा का, ये मैक्स प्लांक ने ये बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन जो है, ये जो प्रकाश जो है उसके द्वारा जो वो बनता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो स्पेक्ट्रम बनता है, सॉरी, क्या बनता है, जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बनता है, और उस स्पेक्ट्रम के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा जो अवशोषण होता है वो किस रूप में होता है, सतत नहीं होकर के, कंटिन्यूअस नहीं होकर के, कैसे होता है, विविक्त होता है। क्या होता है, विविक्त, यानी हो गया, नहीं हुआ, हो गया, वापस, यानी गुच्छे के रूप में। किस रूप में, कंटिन्यूअस नहीं होकर के विविक्त रूप में होता है, जिससे ऊर्जा के क्या बन जाते हैं, ऊर्जा के पैकेट बन जाते हैं। इन ऊर्जा के पैकेटों को ही क्या कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं, जिसे क्वांटम सिद्धांत बना। मैक्स प्लांक ने ये बताया, इसलिए तो मैक्स प्लांक का क्या कहते हैं इसको, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटा किसको बोलते हैं, फोटोन, जो कि क्या है, ऊर्जा के पैकेट। क्या है, ऊर्जा के पैकेट। जब स्पेक्ट्रम बनता है, ऊर्जा का क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन जो है वो सतत नहीं होकर के विविक्त रूप में होता है। विविक्त रूप में होता है तो ऊर्जा के पैकेट बढ़ जाते हैं। इन पैकेटों को ही मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया था, फोटोन अथवा क्वांटा नाम दिया था। इस सिद्धांत को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। फोटोन की खोज की। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये क्या है, आवृत्ति, प्रकाश की क्या है ये, आवृत्ति, प्रकाश के कण की या फोटोन की आवृत्ति। प्रकाश के कण यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोन की आवृत्ति, जिसको क्या लिख रहे हैं अपन, म्यू। क्या लिख रहे हैं, म्यू अलग था, म्यू अलग था नहीं था, म्यू को कैसे लिख रहे थे, म्यू तो यूं लिखा जाता है, इस प्रकार। ये क्या था, म्यू था। हाँ देखिए, एच ये हो गया आपके प्रकाश के फोटोन की आवृत्ति। यहां पर एच क्या है, इसके द्वारा दिया गया स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक या फिर प्लांक नियतांक। क्या है, एच क्या है यहाँ पर, एच न्यू। न्यू का मतलब क्या हो गया, फोटोन की आवृत्ति, जिसका मान क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा। यहाँ पर ये सी जो है फोटोन की चाल है। सी क्या है, फोटोन की चाल। अगर इसमें नहीं दे रखा तो आप लोग लिख सकते हैं, सी क्या है, फोटोन की चाल है, और लेमड़ा क्या है, तरंग, तरंग दैर्ध्य यहाँ पर दूरी से है। यहाँ पर क्या है, ऊर्जा पैकेटों के बीच की जो दूरी है ना, उससे लेना देना है। तो ये फोटोन की ऊर्जा का सूत्र एच न्यू। एच न्यू का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। एच न्यू का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, सी अपॉन लेमड़ा, एच सी अपॉन
लेमड़ा। अब आप लोग ये देखिए, थोड़ा सा आप लोग ये सोचिए, सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी यानी क्या होता है, देखिए प्रकाश का वेग अथवा चाल, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी अपने यहाँ पर क्या है, लेमड़ा। टी क्या है, आवर्तकाल। टी क्या है, आवर्तकाल। अब आपको ये भी पता होगा कि आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, यानी कि c इज इक्वल टू होता है लेमड़ा अपॉन टी। तो क्या अपन इसको यूं नहीं लिख सकते, c इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा, नहीं लिख सकते क्या। न्यू का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, 1/t। आवर्तकाल का व्युत्क्रम, आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होता है, आवृत्ति होता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, आवृत्ति। इस चीज को आप लोग याद रखें। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होता है, आवृत्ति, यानी 1/t। तो ये क्या लिख दिया अपन ने, न्यू लेमड़ा। अब आप लोग यहां से इस न्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा। इसको मैं थोड़ा वापस बता देता हूं, इससे मिटेगा नहीं ये। आप लोग लिख लेना इस चीज को। हाँ देखिए, इधर देखिए आप लोग, चाल सी बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहां पर दूरी का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर लेमड़ा अपॉन टी। चूंकि आवृत्ति आवर्तकाल का आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, आवर्तकाल में क्या होती है, व्युत्क्रम, अर्थात न्यू इज इक्वल टू 1/t। क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब अपने पास सूत्र क्या था, सी आप लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखा क्या, ज्यादा लिखेंगे वापस ये प्रॉब्लम करेगा। चलो इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे अब, है ना। सी इज इक्वल टू, आपने तो लिख लिया होगा, चाल बटा समय लिख लिया, है ना। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमड़ा अपॉन टी। तो क्या अपन इसको यू नहीं लिख सकते हैं क्या, या सी इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू 1/t लिख सकते हैं, है ना। तो अब 1/t का मतलब क्या हो गया, चूंकि 1/t इज इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति। अतः c इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताइए, न्यू लेमड़ा। ये वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध वाला सूत्र है।
वेग और किसी तरंग के वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध का ये सूत्र है। c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमड़ा। यहाँ पर c के स्थान पर v भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। c के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, v, प्रकाश की चाल या फिर प्रकाश का वेग। हाँ, अब आप इधर देखिए, क्या अपन इसको u नहीं लिख सकते हैं क्या, न्यू इज इक्वल टू, ये c का रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा, बटा ये लेमड़ा का चला जाएगा नीचे। इसलिए यहाँ पर आप लोग देखिए न्यू के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, c अपॉन लेमड़ा, एच सी अपॉन लेमड़ा। एनर्जी, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू, क्या होगी, ये किसने बताया, मैक्स प्लांक ने। अपन ने ये चीज और शुरुआत में भी देखी थी, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। जिसकी आवृत्ति क्या थी, तो मैक्स प्लांक ने ये बताया, मैक्स प्लांक का नियम ही ये है कि फोटोन की ऊर्जा जो है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। मैक्स प्लांक का नियम क्या है, मैक्स प्लांक का नियम क्या है, फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती, उसका मूल नियम यही है ना। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू क्या होगा, लिख लो आप लोग, फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। यानी आप लोग देखिए, बच गया, यानी क्या होता है, ऊर्जा समानुपाती है किसके, आवृत्ति के, किसके हैं, आवृत्ति के। अब आप लोग देखिए E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, इस तरह से है ना। समानुपाती का चिन्ह हटाओ, क्या लगेगा, एक नियतांक लगेगा जिसका नाम क्या है, प्लांक स्थिरांक। क्या है, एच न्यू, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमड़ा। क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमड़ा। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। प्लांक का क्या है, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये है कि जब भी वो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण जो है वो सतत नहीं होकर के कैसा होता है, विविक्त होता है। क्या होता है, और ऐसे ऊर्जा के पैकेटों को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं या फिर क्वांटा बोलते हैं। और इन फोटोनों की ऊर्जा जो है, उन जो फोटोन है उनकी आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। आवृत्ति की क्या होती है, अपन ने ये देखा ना, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा भी क्या थी, जैसे बैंगनी रंग, आवृत्ति ज्यादा थी उसकी ऊर्जा भी क्या थी। इस संबंध के कारण है, प्लांक के इस क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा समानुपाती होती है आवृत्ति के, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। समानुपाती का चिन्ह हटा करके अपन ने क्या लगाया, एक नियतांक लगाया जिसका नाम क्या है, प्लांक नियतांक। क्या नाम है, एच क्या है, प्लांक नियतांक, जिसका मान आपको निश्चित रूप से याद रखना है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्या है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अब ये इसका मात्रक तो आप लोग इससे निकाल सकते हैं, आप लोग, है ना, मात्रक यहां से निकल जाएगा क्योंकि ऊर्जा क्या रहेगा, जूल। इनको काट पीट करके आप ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आगे देखिए आप लोग, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जैसा कि अपन ने पहले ही देखा है, प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है। शुरुआत में अपने को ऐसे लगा कि प्रकाश किस रूप में होता है, केवल तरंग रूप में, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने खोज की और जैसे प्रकाश के
अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये ध्रुवण, इस प्रकार की परिघटनाएं आसानी से तरंग सिद्धांत के माध्यम से समझा दी गई। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, वैसे वैसे जैसे प्रकाश के अन्य गुण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या फिर कृष्णिका विकिरण है, या फिर आपके एक और बताया था ना मैंने आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, अभी अपन और पढ़ लेंगे। आइए देखिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी प्रकाश कण की भांति तथा तरंग की भांति, दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति से क्या क्या समझाया जा सकता है? परावर्तन। किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तरंग प्रकृति से। परावर्तन समझाया जा सकता है, अपवर्तन समझाया जा सकता है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को समझाया जा सकता है। व्यतिकरण एक अलग चीज होती है, ये भी प्रकाश का तरंग प्रवृत्ति का गुण है। अपने केवल इनके नाम याद रखने हैं, है ना। व्यतिकरण में भी प्रकाश तरंग भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार इसमें संपीड़न विरलन बनते कि नहीं बनते, ठीक इसी प्रकार इसमें भी संपीड़न विरलन बनते हैं। व्यतिकरण भी प्रकाश की एक परिघटना है, जिसमें प्रकाश का तरंग प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इसमें भी क्रमानुसार संपीड़न और विरलन बनते हैं। अब आ जाता है आपके प्रकाश की कण प्रवृत्ति। पहला कौन सा था? प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति। प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति में कौन कौन से गुणों की व्याख्या की जा सकती थी? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। नाम याद रह जाएंगे। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। प्रकाश की कण प्रवृत्ति, प्रकाश का ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है भाई, किसी सतह के ऊपर प्रकाश डालते हैं, क्या करते हैं? किसी सतह के ऊपर क्या डाला जाता है? प्रकाश डालता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? जैसे अर्धचालक कोई वस्तु है, जैसे अपने सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं, उनके ऊपर क्या डाला जाता है? सूर्य का प्रकाश। क्या डाला जाता है? सूर्य का प्रकाश, जिससे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव का मतलब फोटोन जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है, फोटोन क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है तो उसकी थोड़ी सी वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि उसकी दिशा क्या हो जाती है? थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि ये क्रॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है? ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इधर से कौन आया? फोटोन। कौन आया? ये सॉरी, फोटोन। कौन आया? फोटोन इसके ऊपर गिरा। इसके ऊपर गिरने के बाद में जैसे फोटोन की दिशा ये हो गई, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रॉम्पटन प्रभाव। क्या बोलते हैं? क्रॉम्पटन प्रभाव। जो ऊपर जो खगोलीय घटनाएं होती है ना, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कृष्णिका सिद्धांत क्या होता है? कृष्णिका सिद्धांत। कृष्णिका सिद्धांत में जो प्रकाश की किरणें, जो फोटोन होते हैं, उनको अवशोषित कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वहां की सतह कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? काली। अब सारी किरणों को क्या कर लिया गया है? अवशोषित कर लेते हैं। सारी तरंगों को क्या कर लिया? फोटोन को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है कृष्णिका के अंदर। क्या कर लिया जाता है? फोटोनों को क्या किया जाता है? तो उससे क्या होगा? कृष्ण ही बनेगा। कृष्ण नहीं तो कृष्णिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कृष्णिका सिद्धांत यही तो है, जिसमें फोटोन का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अब आप लोग देखिए, फोटोन का अवशोषण गामा और जैसे जो डेल्टा किरणें हैं, उनका क्या कर दिया जाता है? अवशोषण कर लेते हैं। अब उनका अवशोषण कर लेते हैं तो वहां पर ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा। सूर्य में इस प्रकार का कृष्णिका सिद्धांत लागू होता है, इसलिए सूर्य की ऊष्मा क्या है? बहुत ही ज्यादा। प्रकाश की किसी द्रव्य से क्रिया, द्रव्य यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ से प्रकाश की क्रिया करते हैं, उसमें भी कौन सी प्रकृति काम आती है? कण प्रवृत्ति। प्रकाश की तरंगीय व्याख्या किन किन गुणों में होती है बताइए? एक तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण।
इसमें प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति। प्रकाश किरण कण की भांति व्यवहार करता है। कण यानी फोटोन, ऊर्जा के पैकेट्स, क्वांटा। ये क्वांटा फोटोन किसने नाम दिया? मैक्स प्लांक ने, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोई भी सतह है उसके ऊपर आप क्या डालिए? सूर्य का प्रकाश डालिए। जैसे अर्धचालकों के ऊपर सूर्य का प्रकाश डालते हैं, क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन प्रभाव, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये इस तरह से आप लोग चित्र बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या पड़ता है? फोटोन पड़ता है, तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और लेमड़ा का मान थोड़ा बढ़ जाता है। जो तरंग दे दिए उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कृष्ण का सिद्धांत बता दिया है। फोटोनों को क्या किया जाता है? अवशोषण। कृत्रिम रूप से कृष्णिका भी बनाई जा सकती है। जैसे कृष्णिका बनाते हैं तो उसके अंदर बाहर से प्रकाश की किरण प्रवेश करवाई जाती है, और कृष्णिका का बार बार परावर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? एक आदर्श कृष्णिका होती है, उसमें किरणों का परावर्तन नहीं होगा, फोटोन का परावर्तन नहीं होगा। लेकिन अपन कृष्णिका बनाते हैं तो उसमें क्या होता रहता है? फोटोन का परावर्तन। फोटोन इधर गया, उधर गया, इधर गया, फिर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, और सारे के सारे फोटोन को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली ने प्रकाश की प्रकृति को द्वैध प्रकृति का, ये इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली का द्वैध समीकरण। डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने क्या कहा? प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? ड्यूअल होती है। यह बात किसने कही? कोई ये कह रहा था कोई प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति होती है, कोई ये कह रहा था कि प्रकाश की कैसी प्रवृत्ति होती है? कणीय प्रवृत्ति होती है। लेकिन डी ब्रोगली ने यह बताया कि प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? द्वैत होती है। प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, और प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है। डी ब्रोगली समीकरण क्या है? लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच पी। लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच पी। तो एच अपॉन एम वी, पी का मतलब क्या होता है? समय। पी का मतलब क्या है? समय। तो एच अपॉन एम वी, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये क्या है? डी ब्रोगली समीकरण, ये इसने निकाला था। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रव्य तरंग या फिर डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि प्रत्येक गतिशील कण है, कोई सा भी प्रत्येक गतिशील कण है, उसके साथ साथ में जैसे ही कण गति करेगा उसके साथ क्या संबद्ध रहेगी? तरंग। यानी कि डी ब्रोगली ने यह बताया कि प्रकाश एक ही समय में, कब? एक ही समय में कण की भांति और तरंग की भांति दोनों ही व्यवहार करता है। ये बात किसने बताई? इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। देखो, अलग सेपरेट लोगों ने दिन क्या सेपरेट किया। उसने क्या बताया? प्रकाश कैसी कैसे कैसा व्यवहार करता है? तरंग की भांति। कुछ ने क्या बताया? प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बताया? प्रकाश की प्रवृत्ति एक ही समय में ड्वेल होती है। क्या होती है? द्वैत प्रवृत्ति होती है। प्रकाश के कण के साथ साथ, किसके साथ साथ में? प्रकाश के कण के साथ साथ में क्या संचरित होती है? यानी प्रकाश एक ही समय में कण और तरंग दोनों का व्यवहार करता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार की जो तरंग है उसको क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली तरंग। क्या बोलते हैं? उसके द्रव्य तरंग या फिर डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है ना। अब ये दृश्य प्रकाश इसके बीच में होता है। बाकी इधर बैंगनी रंग से इधर जिसकी परास है, दृश्य प्रकाश कौन सा है? बैंगनी से लगा करके लाल तक। कहां से कहां तक? ये बैंगनी यहां से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है? लाल। यहां से लगा करके ये जो प्रकाश है वो कौन सा है? दृश्य प्रकाश। कौन सा है? दृश्य प्रकाश। अब इससे इतर, इससे आगे जो प्रकाश है उसको अपन क्या बोलते हैं? अवरक्त।
तरंगे कौन सी हैं? अवरक्त तरंगे। नाम सुना होगा आपने, इंफ्रारेड। कौन सी है? इंफ्रारेड। और इधर से इधर वाली पराबैंगनी, ये क्या कहलाती है? पराबैंगनी। बैंगनी से लगा करके लाल रंग के जो बीच में इस रेंज की तरंग दैर्ध्य वालों को क्या कहते हैं अपन? दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। और बैंगनी रंग से इधर अगर तरंग दैर्ध्य है, इसका मतलब वो अदृश्य है, और उनको अपन क्या बोलते हैं? पराबैंगनी। अपन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, ओजोन परत नष्ट हो रही है, उससे मनुष्य को खतरा है। क्या वो किरणें आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई। वो अल्ट्रावोलेट किरणें हैं। वो कौन सी है? पराबैंगनी किरणें हैं, वो अदृश्य होती है। इधर जो होती है वो भी कौन सी होती है? अवरक्त होती है, वो भी क्या होती है? अदृश्य होती है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग के जो जो लेमड़ा मतलब तरंग दैर्ध्य है, वहां से लगा करके लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, उसके बीच के तरंग दैर्ध्य में अपने को वस्तुएं दिखाई देती है, उसको अपन क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। और इससे इधर वाला पराबैंगनी और उससे उधर वाला अवरक्त। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो तो आवृत्ति बताइए। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होता है। नैनोमीटर में क्या होता है? 10 की घात -9। क्या होता है? 10 की घात -9। तो अब आप लोग ये देखिए, 4000 एंगस्ट्रॉम है, तरंग दैर्ध्य कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में दे रखी तो उसको अपने को किसमें बदलना है? मीटर में। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है? मीटर। तो 4000 इंटू 10 की घात -10 मीटर। अब यहाँ से 3 जीरो अपन ने हटा दिए, तो इधर ये माइनस वाले थे, तो यहाँ पर 3 क्या हो गए? कम हो गए। क्या हो गए हैं? कम। ये तो बात आपको समझ में आती कि नहीं आती है? या ये भी बताने की जरूरत है? कैसे है? अब आप लोग देखिए, क्या अपन इनको यूं नहीं लिख सकते? 4 इंटू 10 की घात 3 लिख सकते हैं ना? और नीचे क्या है? ये माइनस में, इसका मतलब ये कहाँ है? नीचे है। नीचे है कि नहीं है? अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 4 के आगे कितने जीरो हैं? 3 जीरो। और इधर कितने जीरो हैं? 10 जीरो। कितने हैं? 10 जीरो। ऊपर 3 जीरो हैं और नीचे कितने हैं? 10 जीरो। तो लास्ट वाले 3 जीरो से 3 जीरो नीचे कटेंगे कि नहीं कटेंगे? पीछे कितने रह जाएंगे? 7 जीरो। कितने रह जाएंगे? अब इनको अपन 7 को ऊपर ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएंगे? वो माइनस में बदल जाएंगे। समझ में आ गया? इसलिए लेमड़ा का मान कितना है? 4 इंटू 10 की घात -7 मीटर। अपने को क्या ज्ञात करना है? आवृत्ति। आवृत्ति का मान क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमड़ा। कैसे निकाला अपन ने? चाल निकाली नहीं निकाली? चाल क्या था? सी। सी इज इक्वल टू क्या था? लेमड़ा अपॉन टी। ये नहीं पता क्या? अभी अपन ने ऊपर ही तो निकाला था। सी इज इक्वल टू क्या था? लेमड़ा अपॉन टी। फिर मैंने आपको ये बताया 1 अपॉन टी का मतलब अपन क्या लिख दे? आवृत्ति लिख दे। ये निकाला। अब यहां से न्यू निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? सी अपॉन लेमड़ा। तो सी का मान कितना है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की घात 8। लेमड़ा कितना है? ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 3/4 इंटू 10 की घात 15। 3/4 इंटू 10 की घात क्या हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। इनको 3/4 का मतलब क्या हो गया? 0.75। एक इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? बताओ देखें। 14। कितने हो जाएंगे? 7.5 इंटू 10 की घात 14 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। 10 की घात 14 कर देना। ये कैसे होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है ना? ये तो देख लेना आप लोग, घातांक वाले नियम। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी है तो फोटोन की ऊर्जा, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये ऊर्जा का सूत्र किसने दिया?
मैक्स प्लांक किसने दिया? ई समानुपाती होता है आवृत्ति के। किसके? ई समानुपाती किसको होगा? आवृत्ति के। इस सवाल को हल करके देखो, देखिए एक बार कीजिए। मैक्स प्लांक ने क्या बताया था? E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या बताया? E इज इक्वल टू एच न्यू, एच सी अपॉन लेमड़ा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमड़ा। एच का मान क्या था? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी का मान क्या है? 3 इंटू 10 की घात 8। लेमड़ा कितना है? 8 इंटू 10 की घात माइनस 7। इसको ऊपर ले जाओ, कितने हो गए बताओ? 15 हो गए। इधर कितना है? 34 में से 15 गए तो कितने रह जाएंगे? -19। यहाँ पर 6.62 है, इसको किससे गुणा करना है? 3 से, और फिर उसमें किसका भाग लगाना है? 8 का। तो आपकी ये उत्तर आ जाएगा। एनर्जी कितनी आएगी? 2.48 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। प्लांक ने क्या बताया? मैक्स प्लांक ने फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। समानुपाती का चिन्ह हटा करके एक नियतांक लगाते हैं h, जिसे क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक या फिर प्लांक स्थिरांक। यानी क्या हो गया? E इज इक्वल टू क्या हो गया? h न्यू। न्यू का मतलब क्या हो गया? आवृत्ति। क्या हो गई? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? सी अपॉन लेमड़ा। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? सी अपॉन लेमड़ा, जैसे कि अपन ने निकाला है ना। सी अपॉन लेमड़ा। एच का मान अपने को पता ही है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। और सी का मान अपने को पता ही है, लेमड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपके इजी गोइंग हो जाएगा। निर्वात में नीले तथा लाल प्रकाश के वेगों का अनुपात बताइए। निर्वात में तो सभी समान रूप से गति करेंगे। क्या होंगे? समान रूप से, क्योंकि माध्यम प्रभावित नहीं करेगा। माध्यम अर्थात एक माध्यम है प्रिज्म में नीले प्रकाश और लाल रंग के प्रकाश के वेगों के मध्य सही संबंध है। बताइए। वेग, वेग अपन देखते हैं बैंगनी रंग से इधर जाते हैं तो क्या होता जाता है? बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो अब अपने को किसका पूछा है? लाल और नीले का। ज्यादा किसका होगा? लाल का ज्यादा। इसमें लाल ज्यादा है वो देख लो, इसमें नीला ज्यादा है, इसमें बराबर है, इसमें नहीं है, इसमें लाल ज्यादा दिया। आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब अपन कल स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन।